to see in this. अब चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए, आपका जनरली जो आपका हार्ट होता है वो क्या एक्टिविटी करने से डैमेज किया जा सकता है, डैमेज हो सकता है. व्हाट आर द एक्टिविटीज इन योर जनरल लाइफ व्हिच कैन डैमेज द हार्ट? हैंड रेस करके बताना, हैंड रेस करना फिर बताना. टेल मी, ऐसी कौन सी आपकी एक्टिविटी हो सकती है जो आपके हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकती है? बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है, आंसर कर सकते हो आप लोग सोच के थोड़ा. एनीवन? नो वन? अच्छा, साक्षी बताइए. सर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तब भी. ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हार्ट को डैमेज कर सकता है, बिल्कुल सी बात है. हाई ब्लड प्रेशर अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो आपके कई सारे वाइटल ऑर्गन्स लाइक योर हार्ट कैन गेट डैमेज ओवर देयर. बताइए अंशिका आप बताइए. सर अल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग. राइट, स्मोकिंग काफी ज्यादा हार्मफुल है आपके ब्लड कैपिलरीज के लिए और आपके हार्ट के लिए भी. इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड अलॉन्ग विद दैट, यस, आपका अल्कोहल कंजम्पशन डायरेक्टली हार्ट को डैमेज नहीं करता, बट इनडायरेक्टली वो हार्ट को डैमेज करता, बिकॉज too much alcohol will lead to accumulation of too much fat in the body, and then it can affect the heart as well, right? Blood capillary in the heart, right? सलम आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए सलम, बोलिए, अनम्यूट करके बताइए. फिर ज्यादा स्मोकिंग, एक्सरसाइज करेंगे ज्यादा तो ज्यादा एक्सरसाइज से तो इम्पैक्ट नहीं होता. हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने दिन भर आप 6 महीने से कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप एकदम से अगर ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, देन इट कैन हैव वो हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है. बट अगर आप रेगुलरली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका रूटीन में ही वो अगर आता है, देन जनरली वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, वो बल्कि आपके लिए हेल्पफुल होता है. बल्कि आपकी हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है बाय डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, विच कैन बी एरोबिक या एनारोबिक. अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, देन इट हैज अ गुड इम्पैक्ट ऑन द हार्ट. हाँ, लेकिन अगर कोई है जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, सडनली अगर वो एक्टिवली कुछ करने लगते हैं, देन वो कई बार हार्ट के लिए फेटल हो जाता है. देन इट कैन बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट. हाँ जी श्रीजा कुमारी, गुड इवनिंग. प्रिया, गुड इवनिंग. बेटा लेट हो गए, बेटा आप 10 मिनट लेट हो क्लास के अंदर, क्या हुआ? सर ज्वाइन नहीं था ना. क्या नहीं था, क्या नहीं था? ज्वाइन नहीं था सर, नेटवर्क. अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलराइट, ठीक है. रंजना, गुड इवनिंग. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस पोर्शन ऑफ योर चैप्टर, जहां पे हम बात करेंगे हमारे ब्लड के बारे में. ठीक है. सो जो लोग नए नए क्लास में ज्वाइन किए, सबको बताना चाहूंगा हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. उसमें हम जो पोर्शन आज हम कवर करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द ब्लड. सो देखते हैं, एक जनरल व्यू से इसे देखते हैं हम ब्लड को, एंड देन उसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं. राइट. तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको पूछूंगा और बेसिक ही चीजें आपको मैं समझाऊंगा. चैप्टर है बड़ा आसानी है, चैप्टर कुछ है नहीं, लेकिन आपको काफी चीजें पता चलेंगी इसके अंदर. तो ये सारे टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग फॉलो करेंगे, समझेंगे, देखेंगे. बॉडी फ्लूइड्स, ओ जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, वन टेक्निकल इशू. ऑलराइट, 2 मिनट रुकिएगा. ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर फटाफट. हाँ जी, क्या आप सबको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है? यस सर. दिख रही है ना? अरे किसको नहीं दिख रही, 2 मिनट वेट कर लो, दिख जाएगी. 2 मिनट वेट करो, आ जाएगी. देखो आ गई होगी. सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी द सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर हियर. तो इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम अलोंग विद योर हार्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. सो दैट इज समथिंग. तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में कवर करते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटरी सिस्टम, पाथवे, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, एंड देन द डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट या डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम.
वैसे अगर हार्ट के बारे में अगर कोई डिसऑर्डर का नाम लेना हो तो सबसे पहले दिमाग में आपका कौन सा नाम आता है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। जी, यही मैंने एक्सपेक्ट किया था और यही आंसर आपका आया। हार्ट अटैक इज अ वेरी 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 कॉमन डिसऑर्डर जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं या कभी ना कभी हमने सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे ब्लड के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई तो भी है जिसके हाथ में यहाँ पे ब्लड सैंपल है। सो यहाँ से डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर एंड देन वी कैन स्लोली टेल यू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द ब्लड। तो यहाँ से आप इसे समझो कि आपके सामने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ब्लड है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ब्लड के अंदर आपको आपका ऊपर वाला पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आपका थोड़ा व्हाइटिश है या मैं कहूंगा येलोइश है, राइट। और नीचे वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीट रेड इन कलर, ठीक है। तो जब भी आप बात करते हो ब्लड की, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द ब्लड, आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ब्लड के अंदर आपको दो चीजें मिलती है और वो दो चीजें आपकी यहाँ पे होती है। एक होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, वन थिंग इज गोइंग टू बी योर फॉर्म्ड एलिमेंट एंड अदर थिंग हियर इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा। तो ये दो चीजें आपको ब्लड के अंदर मिलेगी, एक आपको मिलेगा आपका प्लाज्मा और एक आपको मिलेगा फॉर्म्ड एलिमेंट। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या कितना होता है आपका? फॉर्म्ड एलिमेंट आपका होगा रफली अराउंड, ये आपका हो जाता है अराउंड 55%। 55% विल बी फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा आपका यहाँ पे रहेगा अराउंड 45%। प्लाज्मा आपका रहेगा यहाँ पे अराउंड 45%। अब प्लाज्मा जो आपका यहाँ पे होता है, अगर आप इसको टेस्ट ट्यूब को देखते हो तो आपको ये जो येलोइश वाला जो पोर्शन है जो ऊपर है दैट इज द प्लाज्मा। ये जो येलोइश वाला जो पोर्शन आपका यहाँ पे ऊपर है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा यहाँ पे, और नीचे वाला जो पोर्शन आपका यहाँ पे दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। ये सारे के सारे मेरे फॉर्म्ड एलिमेंट यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। अब आप बोलोगे कि सर जब हम लोग ब्लड निकालते हैं तो हमें तो येलोइश पोर्शन ऐसा कुछ दिखता नहीं है, हमें तो पूरा का पूरा रेड दिखता है। जब आप लोग ब्लड निकालते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, या अगर आपने कभी देखा होगा ब्लड को निकलते हुए बाहर, तो पूरा रेड होता है, ना ही ऊपर कुछ येलोइश होता है ना ही कुछ नीचे से कुछ सेपरेशन आपका होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, ये तो हमने इसे एक मशीन के अंदर इसे हमने रन किया है। हम क्या करते हैं, एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा। जब आप ब्लड कलेक्ट करते हो एज अ पैथोलॉजिस्ट, जब आप ब्लड को कलेक्ट करते हो आप क्या करते हो, उस ब्लड को एक मशीन में डालते हो और वो मशीन रोटेट करती है, और रोटेट करने के बाद वो क्या करती है, प्लाज्मा को अलग करती है और फॉर्म्ड एलिमेंट को अलग करती है। तो ये बात है रखना कि आपकी जो मशीन होती है वो क्या करती है, आपके प्लाज्मा को और फॉर्म्ड एलिमेंट को अलग करती है रोटेट करा के, और उस मशीन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। उस मशीन को हम कहते हैं आप एज अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। तो ये जो मैडम ने ये जो पकड़ के रखा हुआ है ना हाथ में टेस्ट ट्यूब, तो याद रखना इसमें जो ब्लड है उसके अंदर आप प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट देख सकते हो। जो भी नीचे इकट्ठा हो गया दैट इज माय फॉर्म्ड एलिमेंट, और जो ऊपर है मेरे यहाँ पे उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब आप सोचोगे कि सर ये फॉर्म्ड एलिमेंट होता क्या है, व्हाट दिस फॉर्म्ड एलिमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी। तो इसके अंदर बेटा आपके आते हैं सारे के सारे वो सारे सेल जिनके बारे में अभी आप बात कर रहे थे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट विल हैव एवरीथिंग लाइक योर आरबीसी, विल हैव एवरीथिंग लाइक योर डब्ल्यूबीसी and we'll have like your platelets। तो ये सारी चीजें आपकी आती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारा आपका यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर आपका रहेगा यहाँ पे प्लाज्मा। याद रखना, एक बार फिर बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे क्या किया एज अ पैथोलॉजिस्ट, आपने ब्लड को लिया और ब्लड को रन किया एक मशीन के अंदर जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन, और उसके बाद आपको ऐसी सिचुएशन या ऐसी टेस्ट ट्यूब आपको मिल जाएगी जहाँ पे प्लाज्मा अलग हो जाएगा और आपका फॉर्म्ड एलिमेंट आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपको थोड़ा सा कट लगता है, थोड़ा सा आपको कट लगता है और जब उसमें से ब्लड निकल के बाहर आता है तो कितना टाइम लगता है ब्लड को जमने के लिए? हाउ मच टाइम इट टेक्स टू ब्लड टू कोएगुलेट? 5-6 minutes. 5 to 6 minutes. 5 to 6 minutes। और एनीथिंग एल्स? ऐसा कभी हुआ है कि छोटा सा कट लगा, एकदम थोड़ा सा कट लगा, ब्लड निकलता ही रह रहा है निकलता ही रह रहा है, ऐसा कभी हुआ है क्या कुछ? Yes sir. Yes, sir. लेकिन कभी तो रुका होगा, कभी ना कभी तो रुका होगा, Yes sir. Yes sir. राइट। सो एक टाइम का तो रुक जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताने की यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि ब्लड आपका जो रहता है ना, अगर जैसे आपके बॉडी के बाहर आया तो जम जाएगा। जैसे आपका बॉडी के बाहर आपका ब्लड आया तो आपका जम जाएगा। सो जैसे अगर आप ब्लड को निकालते हो थोड़ा अगर अपने हाथ में से, और अगर आप उसे टेस्ट ट्यूब में डालोगे, विद इन अ मिनट पूरा ब्लड आपका वहां पे जम चुका होगा। मिनट के अंदर आपको पूरा ब्लड वहां पे जम चुका होगा, राइट। वो फ्लूइड स्टेट में नहीं रहता।
उसे हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन, उसे हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। तो एक टर्म मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस टर्म का नाम यहाँ पे आपका है ब्लड कोएगुलेशन, मतलब ब्लड का जम जाना। सो दैट इज योर ब्लड कोएगुलेशन। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका कि ब्लड कोएगुलेट आपका हो रहा है, बिकॉज इसके वजह से फायदा ये होता है कि अगर आपको कट लग गया ना, तो क्योंकि जैसे ही ब्लड आपके एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर को, वो जमने लगता है वहां पर, वो एक्चुअली इवन हेल्प करता है आपके वुंड हीलिंग के लिए। इट एक्चुअली हेल्प्स कि आपका वुंड हीलिंग वहां पे होगा और आपका ब्लड वहां से बाहर नहीं निकलेगा। और तो दैट्स ए इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टेस्ट ट्यूब में तो सारा लिक्विड स्टेट में, टेस्ट ट्यूब में आपका ब्लड लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि हम वहां पे कुछ केमिकल्स डालते हैं, हम उसके अंदर वहां पे कुछ केमिकल्स डालते हैं, इसके वजह से मेरा ब्लड वहां पे लिक्विड स्टेट में रहता है। बट जनरली आपका जो ब्लड होगा अगर बाहर निकला तो वो फटाफट आपका जम जाएगा, इट विल कंप्लीटली कोएगुलेट वेरी क्विकली, राइट। तो अगर आप याद करोगे तो हमने कुछ आपको बताया था कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड आपका मूव करता है ब्लड वेसल के अंदर। सो आपकी बॉडी के अंदर यू हैव योर ब्लड वेसल्स, विद इन द बॉडी यू हैव योर ब्लड वेसल्स, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर आपका जो ब्लड होता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द फ्लूइड स्टेट। सो ब्लड वेसल्स में आपका होता है ब्लड, और वो ब्लड हमेशा आपका रहता है फ्लूइड स्टेट के अंदर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ब्लड आपका फ्लूइड स्टेट में ब्लड वेसल के अंदर क्यों रहता है या कैसे रह पाता है? हेपरिन की वजह से। हेपेरिन की वजह से। आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपके ब्लड वेसल्स के अंदर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ द हेपेरिन। सो ब्लड वेसल्स विल ऑलवेज हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर समथिंग नोन एज योर हेपेरिन। और याद रखना हेपेरिन जो आपका होता है वो ब्लड को रखता है आपका फ्लूइड स्टेट के अंदर, तो इसके वजह से ही आपका जो ब्लड होता है वो फ्लूइड स्टेट के अंदर होता है। और याद रखना जैसे आपका ब्लड बाहर आया वो जम जाएगा, जैसे आपका ब्लड वहां से बाहर निकल के आएगा इट विल कोएगुलेट, क्योंकि बाहर हिपेरिन नहीं है, बिकॉज बाहर आपके यहाँ पे हिपेरिन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक पैथोलॉजिस्ट हो, अगर आपको टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकालना है तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा, मतलब यू नीड टू हैव समथिंग ताकि आपका ब्लड कोएगुलेट ना हो। नहीं तो अगर आपने वैसे ही अगर निकाल लिया ना तो ब्लड वैसे आपका अंदर जम जाएगा। कभी आप नोटिस करना जब कोई ब्लड कलेक्ट करने के लिए घर पे आता है ना, या अगर आप ब्लड टेस्ट के लिए अगर आप जाते हो बाहर, तो उनके पास एक ट्यूब होती है प्लास्टिक की, उनके पास एक लाइक लंबी सी ट्यूब होती है, उसमें वो लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं। तो वो ट्यूब के अंदर ऑलरेडी अंदर एक सॉल्यूशन लगा होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड जमता नहीं है। उस ट्यूब के अंदर ऑलरेडी एक आपका सॉल्यूशन लगा होता है जिसकी वजह से आपका ब्लड वहां पे नहीं जमेगा, राइट। सो इट हैज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एंटीकोएगुलेंट। तो आप ये बात भी समझ पाओगे। समझो अगर आपकी टेस्ट ट्यूब है, समझो मैं आप में से साक्षी को भेजता हूँ कि साक्षी ब्लड सैंपल इकट्ठा करके लाओ, तो साक्षी की जो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे होगी, साक्षी की जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब यहाँ पे होती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे कुछ ना कुछ तो अंदर कोटिंग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर डालना पड़ेगा ताकि मेरा ब्लड इकट्ठा जमे ना उसके अंदर। तो उसके अंदर जो साक्षी यहाँ पे कोटिंग करेगी उसकी वजह से ब्लड यहाँ पे कोएगुलेट नहीं होगा। और जो कोटिंग वो यहाँ पे करेगी उसको कोटिंग को हम बोल सकते हैं, या जो सॉल्यूशन उसके अंदर वो यूज करेगी उसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज ए एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट लिखा है मतलब क्या कि यहाँ पे अंदर अब अपना ब्लड डालने के बाद वो जमेगा नहीं, वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, क्योंकि आपने अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वहां पे डाल के रखा हुआ है। एक एग्जांपल आपको दूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा, उस एग्जांपल का नाम दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ईडीटीए। कई बार टेस्ट ट्यूब के अंदर ईडीटीए रखा जाता है ताकि आपका ब्लड, इसके वजह से आपका ब्लड जमता नहीं है। सो कई बार टेस्ट ट्यूब के अंदर यू विल हैव अ कोटिंग ऑफ ईडीटीए, राइट। सो ईडीटीए जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आप रखते हो तो उसके वजह से क्या होगा, आपका ब्लड आपका अंदर जमेगा नहीं, आप ब्लड डाल सकते हो और वो फ्लूइड स्टेट के अंदर आपका पे रहेगा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो प्लीज याद रखना कि हिपेरिन क्या कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिपेरिन कहाँ मिलता है, देन आपका आंसर काफी क्लियर कट हो जाए, इट इज इन द ब्लड वेसल, राइट। और इसकी वजह से आपका ब्लड वहां पे फ्लूइड स्टेट के अंदर आप वहां पे रहेगा। तो इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियरली आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ब्लड अगेन। अब वापस से ब्लड को हम एक बार फिर स्टार्टिंग से हम समझते हैं यहाँ पे। तो जब मैं ब्लड की बात कर रहा था, अब आप लोग मुझे बताओगे यहाँ पे, जब भी मैं ब्लड की यहाँ पे बात कर रहा था तो ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय योर एलिमेंट एंड अदर प्लाज्मा। बहुत बढ़िया, मेरे यहाँ पे रहेगा प्लाज्मा और एक मेरा यहाँ पे रहेगा मेरा फॉर्म्ड एलिमेंट।
फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन सी 3 चीजें आती है आपके यहाँ पे? RBC, WBC and your platelets. ठीक है, अब प्लाज्मा में देखते हैं प्लाज्मा में क्या क्या आता है। तो प्लाज्मा में आपको याद रखना है द प्लाज्मा विल हैव अराउंड 90% वाटर। तो प्लाज्मा के अंदर आपको मिलेगा अराउंड 90% वाटर। सो इट विल हैव 90% वाटर एंड 10% जो इसमें होता है उसमें काफी कुछ होता है। सो 10% इज गोइंग टू बी योर मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। 10% is going to be your minerals and proteins. Minerals and protein. ठीक है, तो कई सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं आपके ब्लड के अंदर। यू विल हैव कैल्शियम आयंस, यू विल हैव मैग्नीशियम आयंस, यू विल हैव पोटेशियम आयंस, राइट। सो आपको मिलता है। याद करो हमने देखा था थोड़े दिन पहले NaCl आपका था प्लाज्मा के अंदर, कुछ याद आ रहा है? हमने देखा था ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माय CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माय O2 मॉलिक्यूल्स। तो Yes, sir. पोटेशियम आयंस, HCO3 वो सब आपका रहता है, ठीक है, मिनरल आयंस आपके रहते हैं। उसके साथ साथ सम प्रोटीन्स आर सीन इन द प्लाज्मा। अब ये प्रोटीन्स का नाम हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। तो आपके जो प्रोटीन्स आपको मिलते हैं प्लाज्मा के अंदर, उनके कुछ यहाँ पे नाम होते हैं। सो देखते हैं इनके नाम यहाँ पे क्या होंगे। सो यू विल हैव समथिंग लाइक योर फाइब्रिनोजन, then you will have something like your albumin, and you can have something like your globulin. यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है एकदम अच्छी वाली। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना और नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन सब बनना यहाँ पे चालू होंगे। सो याद रखना प्लाज्मा के अंदर आपको कुछ प्रोटीन मिलते हैं, उन प्रोटीन के हमने यहाँ पे नाम लिखे हुए। यू हैव अ फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। सो दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटीन आई कैन फाइंड इन द प्लाज्मा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। 90% पानी होता है, 10% मिनरल्स एंड प्रोटीन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और प्रोटीन की हम यहाँ पे स्पेसिफिक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। So let's talk about protein now. चलिए हम प्रोटीन की बात करते हैं। So blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and your formed element used by complex organism to transport nutrient, oxygen and waste material. ये सब हम जानते हैं, ये बच्चों वाली बात है, ये सब आपको मालूम है। Now let's talk about over here about my proteins of the plasma. तो पहले हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे फाइब्रिनोजन की। So let's talk about फाइब्रिनोजन। अगर मैं यहाँ पे फाइब्रिनोजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे फाइब्रिनोजन की बात करते हैं, याद रखना इसका काम करता है। इट इज नोन एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। फाइब्रिनोजन को जाना जाता है एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। इट इज नोन एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर करता क्या है? इसका काम होता है ब्लड को कोएगुलेट कराना। अगर आपको कट लग रहा है, तो आप जानते हो कि 2 मिनट के बाद आपका वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। यू नो दैट आफ्टर स्मॉल कट, एक टाइम के बाद आपका वहां से ब्लड निकलना नहीं निकलेगा और वो वहां पे बंद हो जाएगा। तो वो बंद करने के लिए आपका यहाँ पे एक प्रोटीन जो आपका यहाँ पे काम करता है, उस प्रोटीन का आपका यहाँ पे नाम है फाइब्रिनोजन। सो फाइब्रिनोजन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर और ये आपके हेल्प करता है ब्लड कोएगुलेशन के लिए। इट एक्चुअली हेल्प्स इन द ब्लड कोएगुलेशन ड्यूरिंग द इंजरी। तो अगर आपको कोई कट लगता है तो वो टाइम पे ये दौड़ के आएगा और ब्लड को बाहर निकलने से रोकेगा और उस साइड को बंद करेगा वहां पे। सो दैट इज व्हाट इज नोन फॉर। सो याद रखना फाइब्रिनोजन इज गोइंग टू बी हेल्पिंग अस इन माय ब्लड कोएगुलेशन। सो ब्लड कोएगुलेशन में ये मेरी यहाँ पे मदद करेगा और ये इसका काम बड़ा जरूरी भी है ताकि हमारा ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाए और हम अपने आप को बचा सके। तो ये बात याद रखना कि फाइब्रिनोजन मेरा एक क्लॉटिंग फैक्टर है और ब्लड कोएगुलेशन में मेरी यहाँ पे मदद करेगा। क्या फाइब्रिनोजन का काम आप सबको समझ आ रहा है? कोई भी चीज पता नहीं चले तो पूछ लेना, राइट। सो दैट इज व्हाट फाइब्रिनोजन इज नोन फॉर। ओके, ये नॉर्मली इनएक्टिव रहता है। समझो ये कुछ नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है। जैसे ही आपकी बॉडी में इंजरी हुई, ये होगा एक्टिवेट। ये तुरंत आपका एक्टिवेट होगा और जाके अपने इंजरी वाले साइड पे जाके फटाफट रोकना चालू करेगा आपके ब्लड बाहर निकलने से, ब्लड को बाहर निकलने से रोकना चालू करेगा वहां पे। सो हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ सो लिख देना यहाँ पे हेल्प्स इन, ठीक है। अब सेकंड मेरा जो यहाँ पे नाम है, सेकंड प्रोटीन का जो मेरा यहाँ पे नाम है, उस प्रोटीन को आप लोगों ने सुना है, जाना है। दैट इज माय
एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का नाम आपने कहाँ सुना है? Egg. बिल्कुल सही। एग में क्या होता है एल्ब्यूमिन? प्रोटीन। हाँ हाँ, वो सही है आपका। एग वाइट, एग के अंदर अगर आपको याद हो तो आपके एग में दो चीजें होती है, एक तो यॉक होता है, एक होता है एग वाइट, राइट? सो जो व्हाइट होता है ना वाला, दैट इज गोइंग टू बी एल्ब्यूमिन। सो एग के अंदर यू विल हैव दिस एल्ब्यूमिन ओवर हियर, बट ये सेम एल्ब्यूमिन आपको आपके ब्लड के अंदर भी आपको मिलता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, एग के अंदर अगर आप एग तोड़ते हो तो आपको दो चीजें मिलती है, एक तो येलो कलर का पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज माय यॉक, और जो एग व्हाइट होता है उसके अंदर जो व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है दैट इज द एल्ब्यूमिन, राइट? अब एल्ब्यूमिन वाला प्रोटीन आपके ब्लड के अंदर भी आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज सेम थिंग इज आल्सो इन द ब्लड एज वेल। और जब ये आपको ब्लड में मिल रहा है तो ब्लड के अंदर इसका काम होता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। याद रखना, ब्लड के अंदर इसका काम होगा यहाँ पे टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। अब ऑस्मोटिक बैलेंस को मैं अभी फिलहाल आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाऊंगा कि ये ब्लड के अंदर ध्यान रखता है सारे बैलेंस को मेंटेन करना। बैलेंस किस चीज का? मिनरल्स का, वाटर के बैलेंस को जो मेंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपका एल्ब्यूमिन आपका यहाँ पे रोल प्ले करेगा। सो इट इज मेनली नोन टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, दैट मींस मिनरल्स, वाटर का रोल लाइक बैलेंस मेंटेन करने में आपकी मदद करता है ब्लड के अंदर। तो ये भी चीज याद रखना। एल्ब्यूमिन आपको इवन मिलता है देखने के लिए आपके एग व्हाइट के अंदर, इट इज आल्सो सीन इन योर एग व्हाइट, जो आप सबने कभी ना कभी देखा होगा। नाउ सो दैट्स द सेकंड थिंग। अब आपका यहाँ पे आता है तीसरा टर्म या तीसरा प्रोटीन, दैट इज गोइंग टू बी माय ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन का शॉर्ट नाम है, जैसे कुछ लोग का बड़ा नाम काफी अलग होता है और शॉर्ट नाम कुछ काफी शॉर्ट होता है, जैसे लाइक लेट्स से विराट कोहली का नाम शॉर्ट फॉर्म है चीकू करके, राइट? लेकिन उसका रियल नेम विराट कोहली है ना? वैसे ग्लोबुलिन इज अ शॉर्ट नेम। इसका जो पूरा नेम यहाँ पे आपका होगा, पूरा नेम इसका थोड़ा बड़ा होता है। सो पूरा नेम इसका अगर आप निकालते हो यहाँ पे तो पूरा नेम इसका यहाँ पे आएगा इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, ये इसका रियल नाम है, राइट? और इसको हम शॉर्ट में इवन लिखते हैं एज अ आईजी। इम्यूनोग्लोबुलिन को हम इवन शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं एज अ कैपिटल एंड स्मॉल जी, दैट्स एक्रोनिम फॉर माय इम्यूनोग्लोबुलिन, राइट? अब ये एक्चुअली में है क्या? ये आपके ब्लड के अंदर रहने वाली एंटीबॉडीज है। ग्लोबुलिन मतलब या इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब सिंपली इसका मतलब यहाँ पे होता है, दे आर आल्सो नोन एज इन अ सिंपल लैंग्वेज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज माय एंटीबॉडीज। ये है मेरे यहाँ पे एंटीबॉडीज, यू आल्सो कॉल देम एज अ एंटीबॉडीज। तो अगर आपसे कल उठ के कोई पूछे कि एंटीबॉडीज का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, या एक इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी व्हाट आर द एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज, तो आपने बोलना है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन। राइट? सो ये होता है एक रियल नाम, मेरे एंटीबॉडीज का नाम जो होता है वो दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये बात प्लीज आप लोग यहाँ पे याद रखना, दैट इज व्हाट एंटीबॉडीज आर कॉल्ड। एंटीबॉडीज काफी सिंपल वर्ड है हर किसी के लिए, बट तुम लोगों के लिए, बायोलॉजी वालों के लिए, या हु आर द पीपल ऑफ लाइफ साइंस, उनको याद रखना है। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन आर माय एंटीबॉडीज, राइट? ये आपको मिलता है आपके प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर, बेसिकली मैं कह सकता हूँ जनरली ब्लड के अंदर आपको मिल जाती है। और इसके अंदर होते कई सारे टाइप्स, सो इन देम यू विल गेट टू हैव सम टाइप्स ओवर हियर। तो इसके अंदर आपको 5 टाइप्स मिलते हैं। याद रखना, इम्यूनोग्लोबुलिन के आपके बॉडी के अंदर 5 टाइप होते हैं। सो लेट्स राइट डाउन दोस 5 टाइप्स ओवर हियर। सो यू विल हैव समथिंग लाइक योर IgA, ठीक है? देन यू हैव IgG, देन यू हैव IgE, देन फिर आपके पास एक होता है आपका IgM, एंड देन यू हैव IgD। ये आपके होते हैं 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन आपके ब्लड के अंदर। अगर मैं अभी आपके ब्लड को बाहर निकालूं और अगर मैं उसे ऑब्जर्व करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो IgG मिलेंगे यहाँ पे, IG जो मुझे मिलेगा यहाँ पे, दैट इज माय IgG। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इन 5 में से सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर अभी आपका कौन होगा, देन द आंसर इज गोइंग टू बी द IgG। सो इम्यूनोग्लोबुलिन G जो आपका यहाँ पे होता है, दिस विल बी इन द हाईएस्ट अमाउंट। ये आपके ब्लड के अंदर आपका जनरली आपको मिलेगा इन द हाईएस्ट अमाउंट, दिस विल बी इन द हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट। ये एक बात याद रखना,
ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता है आपके ब्लड के अंदर फिलहाल, अगर आप मैं निकाल के सैंपल को देखूंगा ना तो यही मुझे ज्यादा मिलेगा। देन यू हैव आईजीए के बारे में हम बात करते हैं। आपका मदर टू ऑफस्प्रिंग, जब बेटा जब कोई बेबी बॉर्न होता है ना तो आपको मालूम है मदर हैज टू नर्स द बेबी, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग विल बी डन बाय द मदर्स बॉडी, राइट, बाय द मदर विल बी डूइंग द ब्रेस्ट फीडिंग। सो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो एंटीबॉडीज जाती है आपके मदर से बेबी के पास वाया मिल्क, दोज एंटीबॉडीज आर माय आईजीए। तो याद रखना आईजीए जो आपकी एंटीबॉडीज होती है ये आपको मिलती है मदर्स मिल्क के अंदर, जिसको हम इवन कहते हैं क्लोस्ट्रम। So that is something called as my IgA के अंदर याद रखना, IgA is seen in the mother's milk, right, which is called as my colostrum, right, that is the milk mother will be producing after the birth of the child, right, and that is being transferred from mother to the baby via breastfeeding, ठीक है, so via breastfeeding या via nursing that will be transferred। तो ये बात याद रखना that during the breastfeeding these antibodies will be transferred to the baby, ठीक है, so they are seen in the mother's milk, okay, and during the breastfeeding they will be transferred। So during breastfeeding these antibodies are getting transferred, these antibodies are getting transferred towards the baby, right, so they are being given towards the newly born infant, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखना कि ये आपको कहां से कहा जाते हो आपको मिल जाती है। अगर आपसे कोई पूछता है, पता है आपने एक चीज पढ़ी होगी 10th के अंदर कि आपके मदर और बेबी जो होते हैं लाइक बॉडी के अंदर कनेक्टेड होते हैं वाया प्लेसेंटा, आपने सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा, पढ़ा होगा ये, चाहे वो प्लेसेंटा जो कनेक्ट करता है मदर को बेबी के बॉडी के साथ, राइट। सो इवन ड्यूरिंग दैट टाइम आपकी कुछ एंटीबॉडीज आप सप्लाई करते हो आपके बेबी के साइड पे एंड दे आर कॉल्ड एज माय आईजीजी। तो आईजीजी क्या होता है, वो आपकी कुछ एंटीबॉडीज है जो मदर से फीटस तक जाती है एज अ सपोर्ट, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज आईजीजी, वो आपके वहां पे भेज जाती है। बट ये चीज आप बाद में भी आप सीखोगे तो कोई बात नहीं, बट इतना याद रखना यू हैव योर आईजीए जो आपको कहाँ मिलेगा, मदर्स मिल्क में आपको मिलेगा, आईजीजी विल बी द हाईएस्ट अमाउंट। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आपकी जो आईजीई है ये वो एंटीबॉडी होती है जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगी ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, ये आपकी वो एंटीबॉडी है जो आपका सबसे एक्टिवली इन्वॉल्व करेगा ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो ये बात भी याद रखता हूं यहाँ पे। तो अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो वो टाइम पे जो आपके ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा एंटीबॉडी आपको मिलेगी दैट इज योर आईजीई। तो आईजीए, आईजीजी और आईजीई के बारे में आप इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आप सोचोगे कि सर इनके बारे में भी कुछ बता दो, नहीं इनके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, हमें इनके बारे में इतनी बात। सर आईजीई रिपीट कर दोगे? आईजीई का काम क्या होता है कि समझो अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन आया, समझो आपको मधुमक्खी ने काटा और आपको पूरा वो एलर्जिक रिएक्शन आपको वहां पे आता है, पूरी आपकी स्किन रेड हो जाती है, राइट। तो वो टाइम पे आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी सबसे ज्यादा एक्टिव होगी वो आपकी होगी आईजीई। तो आईजीई का काम होता है, इट एक्चुअली प्लेज अ वेरी एक्टिव रोल ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। वो टाइम पे ये काफी एक्टिवली आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और उस रिएक्शन के दौरान आपकी हेल्प करती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो आईजीजी इज नोन फॉर एलर्जिक रिएक्शन, आईजीए मदर्स मिल्क, क्लोस्ट्रम एंड आईजीजी विल बी द हाईएस्ट इन द बॉडी। अगर मैं अभी आपका ब्लड सैंपल निकाल के चेक करता हूँ तो आईजीजी का अमाउंट मुझे काफी ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू 5, राइट। तो ये 5 नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं एंड इनमें 5 में से 3 के बारे में हमने कुछ बात यहाँ पे की है, वो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज द थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत आए तो प्लीज बता देना, अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो या कोई चीज रिपीट करनी तो बता देना, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, हाँ, जो यहाँ पे लिखी हुई है, आप जानते हो कि आपके प्लाज्मा में बहुत कुछ होता है, यू नो दैट इन द प्लाज्मा यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स। अगर आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा देते हो, सो आपको अगर मैं प्लाज्मा निकाल के देता हूं, अगर मैं ब्लड में से अगर आपको प्लाज्मा निकाल के देता हूं और आप क्या करते हो, उस प्लाज्मा में से आप माइनस कर देते हो आपके फाइब्रिनोजन को। सो अगर आप प्लाज्मा में से रिमूव करते हो आपके फाइब्रिनोजन को, सो लेट्स से आउट ऑफ दिस प्लाज्मा यू रिमूव आउट द फाइब्रिनोजन, आपने क्या किया, रिमूव कर दिया आपके फाइब्रिनोजन को, या रिमूव्ड फाइब्रिनोजन। और ये आप कर भी सकते हो, ये आप कर भी सकते हो। सो यू रिमूव द फाइब्रिनोजन। अगर आप ये करते हो तो बेसिकली पता है आपने क्या रिमूव किया,
आपने रिमूव किया आपका क्लॉटिंग फैक्टर। अगर आपने फाइब्रिनोजन निकाल दिया आपके प्लाज्मा से तो बेसिकली आपने क्या निकाला, ये आप रिमूव द क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्लॉटिंग फैक्टर आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया, और जैसे ही आपने उसे रिमूव कर दिया उसके बाद आपके प्लाज्मा को कहा जाएगा यहाँ पे, नाउ प्लाज्मा इज नो लॉन्गर प्लाज्मा, इट इज कॉल्ड एज माय सीरम। इसको हम बोलते हैं अब यहाँ पे एज अ सीरम। ये बात भी आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर प्लाज्मा में से, अगर आपके प्लाज्मा ऐसे, अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दूं, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, दैट मींस फाइब्रिनोजन। अगर मैं उसे वहां से निकाल लेता हूं, देन दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय सीरम, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय सीरम। तो ये बात आप याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सीरम में क्या होता है, तो बोलना कि सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर या फाइब्रिनोजन आपको वहां पे नहीं मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय सीरम। ये भी किया जाता है कई बार कोई एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ये चीज भी की जाती है कि आप क्लॉटिंग फैक्टर को आप निकाल लेते हो। इसका कलर क्या होता है, एकदम स्ट्रॉ जैसा होता है, स्ट्रॉ वाइट जैसा इसका कलर रहेगा, एंड इट्स अ विशियस फ्लूइड। सो स्ट्रॉ वाइट कलर आपको मिलेगा आपके सीरम का यहाँ पे। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये वाली बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ, अब मुझे यहाँ पे बताओ, अब फटाफट आंसर करना। अगर मैं आपके सामने टेस्ट ट्यूब दूं, हाथ में टेस्ट ट्यूब दूं, और उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा ब्लड डालूं, तो क्या मेरा ब्लड कोएगुलेट होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा. Yes, sir. जम जाएगा जी, जम जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे टेस्ट ट्यूब में ब्लड डालने के बाद भी वो फ्लूइड स्टेट में रहे, वो जमे ना, तो क्या मुझे डालना पड़ेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर? Anticoagulant. बहुत बढ़िया, यस, आई लाइक एंटीकोएगुलेंट। और एंटीकोएगुलेंट का नाम यहाँ पे मैं क्या एक याद करके बताओ, कुछ नाम था हमने जो देखा था। हाँ, हेपेरिन आपको ब्लड वेसल में मिलता है, एंड वो भी अच्छा एग्जांपल है। एंड जो लैब में हम यूज करते हैं दैट इज माय EDTA। ये केमिकल मैं यहाँ पे यूज करूंगा जिसकी वजह से मेरा जो ब्लड यहाँ पे होगा वो मेरा कोएगुलेट नहीं होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ, याद करके बताओ, अगर मैं ब्लड में से प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट को अलग करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? भूल गए? सेंट्रीफ्यूज मशीन में आना को बिल्कुल सही मुस्कान, आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप उसे वहां पे डालोगे, और वहां पे डालने के बाद जब आप उसे रन करते हो तो बेसिकली क्या होता है, आपका प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट आपके अलग हो जाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे देखा था ना, वी हैव सीन दिस थिंग ओवर हियर, राइट। सो यहाँ पे हमने ये जो पकड़ के रखा हुआ है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करने का, सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप डालते हो तो आपका क्या होता है, आपका प्लाज्मा ऊपर आ जाता है और आपका पूरा फॉर्म्ड एलिमेंट आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आप करते हो सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर, ये सब लोग याद रखना। ठीक है, ये आप लोग भी करोगे, आप लोग भी, जो भी MBBS करेगा, डेंटिस्ट्री करेगा, नर्सिंग करेगा, इवन अगर आप लाइफ साइंस में अगर अपना ग्रेजुएशन करोगे तो यू विल गेट अ चांस टू डू दिस। सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग ओवर हियर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक मेरे को चेंज करना है, यहाँ पे एक मिस्टेक है। योर फॉर्म्ड एलिमेंट विल बी माय 45%, और ये हुआ मेरे यहाँ पे 55%। प्लाज्मा विल बी माय 55% एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट विल बी माय 45%। So ये मेरा यहाँ पे जाता है आपका, this becomes my 45% formed element in the blood and remaining 55% will be my plasma. ठीक है, and then you have the story of the plasma which you have to remember over there. इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इतनी मालूम होनी चाहिए, राइट? तो क्या आपको प्लाज्मा की इतनी वाली कहानी मालूम पड़ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो चलिए फिर एक काम करें, देन लेट्स जंप ऑन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट की। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में आपका RBC को हम बाद में देखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट माय प्लेटलेट, सॉरी WBCs, क्योंकि WBC में आपको कई सारे यहाँ पे टाइप्स मिलेंगे देखने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट माय WBC एट द फर्स्ट। सो हम बात करेंगे हमारे WBC के बारे में सबसे पहले यहाँ पे। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो जब भी हम बात करते हैं हमारे WBC के बारे में, whenever we discuss something about the WBC, तो पहली बात आप याद रखना, इनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, and they are also called as my leukocytes. They are also called as my leukocytes. So they are also called as my leukocytes, right? अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इनका रोल क्या होता है, राइट, तो इनका रोल आपको याद रखना है, they are going to play the role in providing the डिफेंस। सो इनका रोल होता है आपका डिफेंस का। सो डिफेंस फ्रॉम फॉरेन बॉडी,
सो फॉरेन बॉडी से आपको जो डिफेंस मिलता है वो आपका WBC ही आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। अगर आपसे कोई पूछता है कि WBC में क्या आपको न्यूक्लियस मिलेगा, द आंसर इज यस, इसमें आपको न्यूक्लियस मिलता है। RBC के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, बट WBC के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, इसके जनरल कैरेक्टर्स को तो हम बाद में देखेंगे, यार कितने दिन तक सर्वाइव करते हैं, कहाँ बनते हैं, विल सी दैट सेपरेटली। बट एक चीज यहाँ पे याद रखना कि WBC के अंदर आपको मिलते हैं कई सारे टाइप्स। So WBC will have different kind of types. So let's jump into the types over here. So WBC की जब हम बात करते हैं इन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। They are going to provide the defense from the foreign body और इनके आपको मिलते हैं यहाँ पे कई सारे टाइप्स। So let's see इसके आपको क्या क्या टाइप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो WBC को आप बेसिकली दो कैटेगरी में आप यहाँ पे डिवाइड करोगे। One is going to be called as my granulocytes. And other area is called as my granulocytes. Granulocyte. तो याद रखना, आप WBC को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो। यू कॉल देम एज अ ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अदर ग्रैन्युलोसाइट्स, राइट। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपको यहाँ पे तीन नाम आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे तीन नाम आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तीन नाम आपके यहाँ पे आपके होंगे, eosinophil, then you have basophil, and then you have something like your neutrophil. ये आपके होते हैं यहाँ पे आपके तीन टाइप्स ऑफ योर ग्रैन्युलोसाइट्स। याद रखना, आपको जब भी WBC की बात की जाएगी तो याद रखना इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन में ग्रैन्युलोसाइट्स, अदर इज माय अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपको तीन टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखेंगे। यू हैव अ eosinophil, you have a basophil and you have a neutrophil. अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपको दो टाइप के आपको सेल मिल जाते हैं यहाँ पे। You will have something like your monocytes and you have your lymphocytes. इतनी चीज पहले आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, इतनी चीज आप क्लियरली यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो कि आपने दो पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दिया, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आपके यहाँ पे तीन टाइप के सेल्स आ रहे हैं आपके यहाँ पे, eosinophil, basophil, neutrophil, राइट। इसमें तीन सेल्स आपके यहाँ पे आते हैं। और अग्रैन्युलोसाइट्स कैटेगरी के अंदर आपके दो टाइप के यहाँ पे आपके सेल आ रहे हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इतनी बात पहले आप नोट डाउन कर लो, लिख लो, दिमाग में बिठा लो। दैट इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट्स व्हाई। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? Right? हाँ, कोई भी अगर कंफ्यूजन तो अभी देखो, कंफ्यूजन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ ये तो नहीं कर पाओगे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। 2018 का ये क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से दिखेगा। टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। देखते हो 2018 का क्वेश्चन आप कर पाते हो नहीं कर पाते हैं। चलिए चलिए चलिए, हैंड रेस करेंगे सब लोग यहाँ पे। एक दो बच्चे नहीं चाहिए हमें, काफी लोग चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी तो हमने इसे किया है, एक अभी तो इस चीज को हमने कवर किया बेटा। हाँ जी, बस 4 लोग, बस इतना ही पॉपुलेशन। ठीक है, अब कुछ पॉपुलेशन बनने लगा। बताइए रंजना, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर सही आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लग रहा है एज अ करेक्ट आंसर। ऑलराइट, बाकी लोग से पूछ के देखते हैं। समृद्धि, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। देन इशिता कुमारी, आपको? ऑप्शन डी। एंड किरण, आपको? ऑप्शन डी। ऑलराइट, टुकसर आप बताइए अपना आंसर फटाफट, मतलब सोहीन। ऑलराइट, चलिए फिर मैच करते हैं हम लोग। आप लोग सब डी कह रहे हो तो शायद आप लोग सही होंगे, चेक कर लेते हैं। फाब्री जो मेरा यहाँ पे है, ये मेरा आपका मैच करेगा मेरे ऑप्शन ब्लड क्लॉटिंग के साथ। बिल्कुल सही, क्योंकि आपका क्लॉटिंग फैक्टर है, बिल्कुल सही। ग्लोबुलिन जो आपका यहाँ पे होगा, ये मेरा मैच कर जाएगा मेरे यहाँ पे डिफेंस एंटीबॉडीज है, क्योंकि एंटीबॉडीज और आप जानते हैं एंटीबॉडीज बेसिकली आपकी हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट यू। सो यस, दे विल कम विद डिफेंस मैकेनिज्म। और एल्ब्यूमिन जो मेरे यहाँ पे होगा, ये मैंने आपको बोला था, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस। तो आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, सबको मिलता है +4, दैट इज बाय ऑप्शन डी। तो चलो एक क्वेश्चन आपका नीट का हो गया, राइट। देन मुझे आप बता सकते हो यहाँ पे इसका आंसर। 2011 के नीट का क्वेश्चन आपका यहाँ पे, टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस।
इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है जो इन्वॉल्व होता है आपके कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए आपका इन्वॉल्व होगा? बताइए बताइए दीक्षा कुमारी बताइए। ऑप्शन डी। दीक्षा कुमारी ऑप्शन डी के यहाँ पे। शालिनी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ऑलराइट, कृतिका आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। एंड साक्षी आपको? सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, सो आप सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन डी। साक्षी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं अपने प्लाज्मा में से इस फैक्टर को अगर मैं निकाल दूं तो उस प्लाज्मा को हम क्या बोलेंगे फिर? सीरम। मतलब सीरम, बिल्कुल सी बात है। और यहाँ पे आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो आपका यहाँ पे दैट्स योर फार्मोजन, जिसको हम यूज करते हैं लाइक जिसके से आपका कोएगुलेशन होता है। तो ये भी आपने नीट का क्वेश्चन कर लिया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये भी एक क्वेश्चन आप नहीं याला कर सकते हो आप। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ध्यान से पढ़ो आप इसे और कर सकते हो। इसकी स्टोरी हम जानते हैं, हम आरबीसी की स्टोरी को हम पहले भी देख चुके हैं इन लास्ट चैप्टर, सो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। Adult human RBC are enucleated. Which of the following statement are most appropriate for expression of this feature? कौन सा फीचर इनमें से लाइक ज्यादा बेटर है? एक काम करते हैं, इसके लिए आपको एक और मैं टॉपिक समझाऊंगा, फिर आप ये करना, कोई बात नहीं। लेट्स डू दिस वाला क्वेश्चन। नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. ये जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सो देखते हैं कौन इसे आंसर कर पाता है। बताइए प्रिया, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन वापस बोलना, कौन सा, बी या डी? कौन सा? डी डी। डी कह रहे हो आप यहाँ पे। अंशिका आपको क्या लग रहा है? सो ऑप्शन डी। ऑलराइट, एंड शालिनी आपको? ऑप्शन डी। शालिनी, थ्रोम्बोसाइट्स का एक और नाम क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेस। नहीं, थ्रोम्बोसाइट का एक और नाम आपका जो कॉमन नाम आपका यहाँ पे होता है, दैट्स योर प्लेटलेट्स। हाँ जी, प्लेटलेट्स। यू कॉल देम एज प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही। ध्यान रखना, आपके बॉडी के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको तीन चीजें आपको मिलती हैं यहाँ पे। यू हैव अ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स आपके बन जाते हैं आपके यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, हाँ जी, और इरिथ्रोसाइट्स आपके बन जाते हैं आपके आरबीसी। आप जानते हो, बिल्कुल सही। सो ये तीनों आपके सेल्स होते हैं। याद रखना, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का काम होता है, ये आप बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपका ब्लड लॉस, अगर आपका कट लगा है, अगर ब्लड निकल जाए तो उसे रोकने के लिए प्लेटलेट्स ही होते हैं बेटा, जो दौड़ के आते हैं सबसे पहले और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सो याद रखना, अगर ये नहीं हुआ देन अगर आपका ये सेल नहीं होता है देन यू कैन हैव सम सीवियर डिसऑर्डर ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। सो ये आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो यस, चौथा क्वेश्चन भी आपसे यहाँ से, तो कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे कर रहे हो, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं एंड इस क्वेश्चन को भी आप बाद में कर पाओगे। चलिए नाउ, अभी हम यहाँ पे डब्ल्यूसी की बात कर रहे थे, हमने इसे इतना डिवाइड किया था अबाउट द ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। तो एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माय अग्रैन्युलोसाइट्स। थोड़ा बहुत समझते हैं ना, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स ओवर हियर। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट, अब इसमें आपके आते हैं दो टाइप के सेल्स। एक आपका आता है यहाँ पे आपका मोनोसाइट। अब मोनोसाइट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टाइप का सेल है आपका, इसको आप जानते हो, इस सेल से आप सब लोग वाकिफ हो। ये जो मेरे मोनोसाइट्स होते हैं, ये ही आपके कन्वर्ट करके बन जाते हैं आपके मैक्रोफेजेस। याद करिए, इसके बारे में भी हमने चैप्टर 7 में बात किया था, अगर आपको याद हो तो। मोनोसाइट्स कन्वर्ट होंगे एंड दे विल टर्न इनटू your cells which are going to look like amoeba and they are nothing but my macrophages. तो ये बात तो आप सबको याद रखनी है, बड़ी सी सिंपल सी बात है कि मोनोसाइट्स ही कन्वर्ट होके बनते हैं आपके मैक्रोफेज, दे विल ओनली टर्न इनटू योर मैक्रोफेजेस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्रोफेज का काम क्या होता है, तो याद रखना, इट विल सिंपली कम एंड डू द फैगोसाइटोसिस। किसका क्वेश्चन था क्या? नहीं। सो याद रखना, मैक्रोफेजेस का काम यहाँ पे होता है सिंपली, इनका एक ही काम आपको यहाँ पे याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ये नाम भी आप पहले पढ़ चुके हो इस 6 महीने ठीक है। तो ये बेसिकली कोई अगर इसे फॉरेन बॉडी दिखती है, उसके पास में जाएगा और उसे पूरा एंगल्फ कर लेगा अमीबा की तरह। जैसे अमीबा नहीं करता था, सूडोपोडिया बना के जाके उसे एंगल्फ कर लेना, वही काम आपका यहाँ पे मैक्रोफेज भी आपका यहाँ पे करेगा। या आपके कोई भी अगर फॉरेन बॉडी होगा, समझो कोई पैथोजन है
कोई बैक्टीरिया है, कोई प्रोटीन है, तो उसके पास जाएगा और उसे वो पूरा एनगल्फ कर लेगा। सो याद रखना मैक्रोफेजेस आर नोन फॉर माय फैगोसाइटोसिस, एंड ये किसमें से बनते हैं? फ्रॉम द मोनोसाइट्स। सो मोनोसाइट्स ही कन्वर्ट करके बनाए जाएंगे आपके इनटू फैगोसाइटोसिस, इनटू योर मैक्रोफेजेस। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी, ये क्लियर कट पिक्चर आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। देन दूसरा जो मेरे यहाँ पे सेल था वो मेरा कौन सा सेल था? मोनोसाइट तो हमने यहाँ पे देख लिया। दूसरा मेरा सेल कौन सा था? lymphocytes Lymphocytes. लिम्फोसाइट। हाँ जी, अच्छा वो बता दिया आपने, लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में भी आपके, अगर मैं आपको कहूं आपके स्ट्रॉन्ग इम्यून सेल्स या रियल इम्यून सेल्स जो आपके होते हैं यहाँ पे, वो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं। यही होते हैं जो आपके दौड़ के आके रिस्पॉन्स देते हैं जब कोई बाहर से आपका पैथोजन आता है। तो समझो कोई बैक्टीरिया आ गया, समझो आपके बॉडी में आ गया आपका सैल्मोनेला टाइफी, तो ये टाइम पे लिम्फोसाइट से होंगे जो आपके भाग भाग के आएंगे और अपना काम करना वहां पे चालू करेंगे। सो दे आर लाइक वेरी एक्टिव इम्यून सेल्स, दे आर द इम्यून सेल्स एंड दे आर लाइक वेरी 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 एक्टिव इम्यून सेल्स। तो लिम्फोसाइट्स के अंदर आपके 2 सेल्स आते हैं, इनके अंदर आपके 2 सेल्स यहाँ पे आएंगे, एंड दोस 2 सेल्स आर कॉल्ड एज माय टी सेल्स एंड योर बी सेल्स। याद रखना लिम्फोसाइट्स के अंदर आपके 2 सेल्स यहाँ पे आते हैं, मैं इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा अभी। एंड 2 सेल्स का नाम यहाँ पे होता है टी सेल्स एंड द बी सेल्स, राइट? एंड दे आर माय वेरी एक्टिव इम्यून सेल्स। सो lymphocyte I can clearly say it is my active immune cells. They are my active immune cells. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी। इतनी बात यहाँ पे फिलहाल इतना याद रखो और ज्यादा याद मत रखो। इतना याद रखो कि सर ने क्या किया था, सर ने बोला था मोनोसाइट सर ने करा दिया। लिम्फोसाइट के बारे में सर ने बताया दैट दे हैव लाइक 2 सेल्स इन देम, टी सेल्स एंड द बी सेल्स, और ये काफी एक्टिव इम्यून सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं। कोई अगर बाहर से पैथोजन आ रहा है तो ये लोग ही आएंगे भाग भाग के और उसे खत्म करना वहां पे चालू करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना। इसके अलावा आप यहाँ पे याद रखना कि आपके डब्ल्यूसी के अंदर आपकी 2 कैटेगरी आपकी होती है। 2 में से एक कैटेगरी को हम यहाँ पे समझ चुके हैं, ग्रैनुलोसाइट्स को, या वो मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स इन देम। ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर 3 नाम है, तीनों नाम को हम कल सीखेंगे, तीनों नाम के बारे में हम कल जानेंगे, कल इनके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। WBC को जनरली कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, एंड दे विल प्ले द रोल इन डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजन। इतनी बात याद रखना। और इसके अलावा जो भी हमने यहाँ पे स्टार्टिंग का पार्ट देखा था ना, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये क्लियर कट दिमाग में आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मदर टू बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग कौन सा एंटीबॉडी जाता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? IgA IG है, बिल्कुल सही, IG है। अगर मैंने कोई डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लिया, अगर मेरे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन चालू हो जाता है, तो कौन सा एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगा? IgE, ठीक है। अगर मैं अभी अपना ब्लड सैंपल निकाल के पैथोलॉजी लैब में देता हूं, तो कौन सा एंटीबॉडी का अमाउंट सबसे ज्यादा मिलेगा मुझे? IgG, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आपका IG का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। IG का फुल फॉर्म करेगा वहां पे एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन। सो दैट इज समथिंग यू शुड बी क्लियर विद, ठीक है। तो इतनी कहानी जो आज आपको बताई गई है उसे याद रखना। अगर आप उसे याद रख सकते हो तो आपके 1-2 सवाल तो वैसे ही आपके बन रहे हैं, आपने देख लिया। नीट के 1-2 सवाल तो आपके उतने बन जाते, इतने क्वेश्चन को याद रख के। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। इतनी कहानी आप याद रखो, राइट। और ये जो लैब में हम लोग कर रहे थे वो भी याद रखना। ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आते हैं। इसलिए याद रखना कि अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर EDTA है देन वो कोएगुलेट नहीं करेगा। अगर खाली टेस्ट ट्यूब है देन ब्लड जम जाएगा आपको वहां पे, राइट, और फिर आपको डांट पड़ेगी लैब से। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो कल जब हम लोग मिलेंगे, WBC को हम समझेंगे डिटेल में, फिर RBC को समझेंगे, एंड देन फिर हमारा प्लेटलेट्स को भी हम यहाँ पे समझेंगे, एंड देन उसके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। सो दैट इज समथिंग विल डू दैट टुमारो, एंड मच मोर थिंग्स विल कवर टुमारो, ठीक है। एंड हर क्लास में कुछ पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो कल का पोर्शन खत्म करने के बाद लगभग हम 8 से 9 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग कल मिलेंगे वापस सेम टाइम पे। इतना पढ़ के आना बुक में से, ठीक है। चलो देन, बाय सर। बाय Thank you, sir. Bye, sir. Bye. बाय बाय बाय, गुड नाइट।